Now we will continue over chapter hydrogen. Okay, sir. Got it? Yes. Yes, sir. हाइड्रोजन सबको ही देखा होगा पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है ना. Yes, sir. You must have Yes, sir. seen that it comprises of the very first element termed as hydrogen, Hmm. Yes. abbreviated by the symbol H. होगा ना. Hydrogen हाँ. Yes. is basically the most major component of water, because without the presence of hydrogen we could never have been able to imagine about the existence of water. Why? Because hydrogen, if I consider water, then majority of the constituent atom is comprising of hydrogen. Only Hmm. if I discuss about the mass ratio, then it is nearly 1:8. But if I talk about atomic ratio of hydrogen and oxygen in terms of water, then it will be 2:1. That means twice of hydrogen taken with one ratio of oxygen. So it is basically 2:1. Now, before moving to the chapter, I will discuss some fundamental concepts regarding hydrogen. Is this still visible? Yes, sir. Yes. I will discuss first of all the term hydrogen. You must have got the concern about. Must have got the concern about. Let me discuss the term hydrogen. So, what does basically hydrogen stand for? Hydrogen, if I talk about, हाइड्रोजन का एक सबसे खास बात होता है, ये पीरियोडिक टेबल के ठीक इस वाले रो में रहता है ना. हालांकि करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं किया गया है. इस साइड में एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, यहाँ पर डी ब्लॉक, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक. F block. एफ ब्लॉक. Yes. फर्स्ट टू Hmm. कैटेगरी ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट इज रेफर्ड एज 1s1. दूसरा वाला 1s2. यहाँ पर 2p1 से लेके 2p6 तक जाएगा ना. 2p1 से लेके पी से लेके सिक्स तक सीधा समझना. P1 से P6 तक. और ये D 1 से लेके 10 तक होगा. और F कहाँ से 1 to 14 तक. ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन इज हैविंग नो फिक्स्ड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल. In fact, if I tell you, in fact, if I suggest you that hydrogen shows amazing behavior. Sometimes it acts as metal, sometimes it acts as non-metal. कभी कभी मेटल की तरह वर्क Hmm. करता है, कभी On. कभी नॉन
नॉन मेटल की तरह वर्क करता है। नॉन। अब मेटल की तरह yes, जिस दिन वर्क करता है तो उस दिन आगे आ जाता है, किसी भी एलिमेंट के आगे ये आता है, और उस केस में ये H प्लस आयन फॉर्म करता है। जिस दिन, ये तो कैटेगरी ए है, when it behaves just like a metal, and in the case of category B, as how it behaves like non-metal, then इस केस एच में ये क्या करता है, माइनस। आगे कोई मेटल होगा और उसके पीछे ये नॉन मेटल के फॉर्म में आ जाता है। इस केस में ये H माइनस फॉर्म करता है। H माइनस तो पता होगा ना सबको। हाइड्राइड है। सर हाँ हाइड्राइड है। हाँ, ये इस केस में हाइड्रोजन आयन, और इस केस में ये कहलाएगा अपना हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड है। हाइड्राइड आयन। जिस दिन जिस दिन इस कंडीशन के बारे में हम लोग बात करें, अगर कहने का हम्म। मतलब, जिस दिन ये हाइड्रोजन मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ये दिख रहा है ना, ये हम्म। बेसिकली इन हाँ दिस केस सर। हाइड्रोजन इज एक्टिंग जस्ट एज अ मेटल। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो नियरली 160 से 200 पाइकोमीटर तक हो सकता है। ये बॉन्ड लेंथ है, मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग। हालांकि ये हाइड्रोजन तो है नहीं, दूसरा वाला कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, कोई भी एलिमेंट अगर आता है तो वो नॉन मेटल की तरह अरे, बिहेव करेगा। एंड इन दिस केस हाइड्रोजन इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ हाँ। मेटल। So in that case, what will happen? Uh, in this case, hydrogen basically forms bond length of 160 to 200 picometer, जिसका बॉन्ड लेंथ है। हम्म। नॉन मेटल के केस में अगर बात करें, नॉन मेटल के केस में अगर हाइड्राइड आयन फॉर्म करता है तो उस केस में ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। अगर इसको इस पूरे सिस्टम को अगर आयनिक फॉर्म सर। में दिखाए तो एक नॉन मेटल, एक मेटल और हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ नॉन मेटल। तो इस केस में ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो नियरली 110 पाइकोमीटर के बॉन्ड लेंथ के राउंड का होता है। ये दिख रहा है ना सबको, ये नियरली 110 पाइकोमीटर के राउंड का बॉन्ड लेंथ फॉर्म करता है। हाँ सर। एंगस्ट्रम में अगर बात करें हम्म। तो हाइड्रोजन सर का वो। जो बॉन्ड है वो नियरली, हाइड्रोजन का बॉन्ड इन एंगस्ट्रम इफ आई टॉक अबाउट इन, इट वेराइज फ्रॉम 2.7 टू नियरली 3.3 एंगस्ट्रम। ये यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है इन एंगस्ट्रम। हम्म। अब सवाल उठता है कि अगर जिस दिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हो जाए, ओनली H2 इज देयर, इन द केस ऑफ H2 ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड atoms are bonded together, ये दिख रहा है ना, हाइड्रोजन एंड yes, हाइड्रोजन हाँ। atoms are bonded together। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 0.74 एंगस्ट्रम। ये कुछ बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन, एक अकेला हाइड्रोजन, देखो, एक अकेला एलिमेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ फॉर्म कर पा रहा है। अगर इसी को पाइकोमीटर हम्म। में कन्वर्ट करके लिखे तो ये हो जाएगा 74 पाइकोमीटर। एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मेटेलिक केस होगा तो 160 से 200 पाइकोमीटर, नॉन नॉन मेट। मेटल की तरह बिहेव करेगा तो नियरली 110 पाइकोमीटर। दिख रहा है ना। और yes, सिर्फ yes, अपने में जिस दिन बॉन्डिंग करेगा उस दिन 74 पाइकोमीटर का ये बॉन्ड लेंथ फॉर्म करता है। तो साइंटिस्ट के सामने इसको ये समस्या आ गया कि इसको किस प्लेस पर रखा जाए, मेटल के केस में, नॉन मेटल के केस में, या फिर हाँ। किसी और केस में रखा जाए।
So it was very much difficult for the scientists gas, to decide energy which gas. place we should keep hydrogen in the case of periodic table. So still आज भी हाइड्रोजन का place unknown है. However, it is the lightest element, so we put hydrogen in this place. ये दिखा होगा ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाँ, हाइड्रोजन पे जाते हैं हीलियम होता है ना, लिथियम बेरिलियम, Yes, ये प्लेस असाइन किया गया है. इसको बोला हाइड्रोजन। जाता है कि ऐसे जनरली ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है क्योंकि इट इज नाइदर एक्टिंग परफेक्टली एज मेटल नॉर एज नॉन मेटल. तो metal. ये ना तो परफेक्ट मेटल ना हाँ, तो नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसका प्लेसमेंट हम लोग फर्स्ट ग्रुप और एस ब्लॉक एलिमेंट के फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, S block group. In fact, I can tell you that this is the case of S block group. This is the case of S block group. और इसका अगर कोई पोजीशन पूछेगा पीरियोडिक टेबल में तो डिटरमाइन करते हैं हम लोग 1s1 से. यहाँ तक तो दिख रहा है. हाइड्रोजन इतना ही नहीं बल्कि एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. इट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस. अकेला हाइड्रोजन ये भी प्रॉपर्टी शो करता है. सो स्टिल आज भी साइंटिस्ट लोग के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस किया जाए. साथ में एक और काम करता है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी शो करता है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये भी शो करता है. ये मीन्स डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ये बिहेवियर ये शो करता है. कौन, हाइड्रोजन. अकेला हाइड्रोजन बताओ इतना इतना प्रॉपर्टी शो करता है. इसलिए इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. बाद में आने वाले टाइम में पता चला साइंटिस्ट लोग को ये ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन भी शो करता है. in the case of resonance, दिख रहा है ना, in the case of resonance it shows orbital delocalization. ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन क्या होता है. दिख रहा है ना, ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हाइड्रोजन के बारे में. अच्छा, एक और चीज बताते हैं, हाइड्रोजन इज यूज इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेलेंट इन रॉकेट. रॉकेट सब कोई देखा होगा ना, Yes, sir. रॉकेट कैसा होता है बताओ तो. The रॉकेट, oxide. हाँ, ऐसा कुछ होता है. देखो बन तो नहीं रहा है बट आई एम ट्राइंग स्टिल टू मेक रॉकेट फॉर ऑल ऑफ यू. अब पता नहीं क्या बन गया. The aeroplane. बन गया क्या एरोप्लेन बन गया. अच्छा जो भी रहे, जस्ट इमेजिन दैट दिस वन इज रॉकेट. गॉट इट. तो Yes, इसमें एक्चुअली में हाइड्रोजन इज यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल. yes, sir. तुम लोग को एक चीज और पता है क्या, हाइड्रोजन जब बर्न करता है ना तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. हाइड्रोजन के पॉप साउंड प्रोड्यूस करने के नेचर के कारण ही जो जेट फाइटर्स तुम लोग देखे होंगे उससे Yes, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार साउंड आता है, बहुत ही अमेजिंग साउंड होता है, आता है, प्रोड्यूस होता है. वो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है. हाइड्रोजन इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ helicopters or other aircraft machinery. So according to these situations, we can easily describe or justify that hydrogen shows multiple behavior. So it was very much difficult for the scientists to overcome these situations. Now I will move on to the chapter. So hydrogen I have justified. Hydrogen is the first element of what? Periodic table. It's the well. most lightest element known to us. हाइड्रोजन का एक और चीज बता देते हैं ये, अगर इसके बारे में बात करें, आइसोटोपिक नेचर के बारे में बात करें
Hydrogen shows various isotopic natures. Like if I tell you about the isotopic nature of hydrogen, then this is everybody know this is Protium, deuterium, and yeah tritium. deuterium, and what this is tritium. And this one is what? Tritium. These are the most leading isotopes of हाइड्रोजन. इसका मतलब एक अकेला छोटा सा एलिमेंट सोचो, ये आइसोटोपिक नेचर भी शो कर रहा है. एक चीज और बताते हैं, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें, अगर अगर इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, दिख रहा है ना? हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है, वन वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन. Zero neutron is there, and only one electron keeps on revolving. One electron. इस- सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व रिवॉल्व करते करता रहता है. है. यहाँ पर आई कैन शो हियर. इसका मतलब ये वाला ऑर्बिट क्या है, एम्प्टी है. दिख रहा है ना? Yes, sir. और Yes, sir. और बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, दिस इज नॉट द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टेट इलेक्ट्रॉन लाइज हियर. इलेक्ट्रॉन लाइज हियर. अब एक चीज बताओ हमको, जिस दिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, इसको डिसमिस कर देंगे, तो पूरे हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचेगा ना? Yes, sir. तो कैन वी से दैट H प्लस इज नथिंग बट एक्चुअली A proton. प्रोटॉन. अब बताओ, ये इतना इतना शानदार शानदार बिहेवियर शो करता है एक अकेला हाइड्रोजन. इसका मतलब अगर हम लोग 3s प्लस लिखे हैं, इसका मतलब हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर बेसिकली? 3. 3. 3 protons आर देयर इन द कंपाइलेशन. तो ये इसका था बिहेवियर. अच्छा, एक चीज और बताते हैं, जिस दिन ड्यूटेरियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या फिर एक न्यूट्रॉन जिस दिन निकल जाएगा, ध्यान से देखना, ड्यूटेरियम के बारे में बोल रहे हैं. इसका मतलब ड्यूटेरियम रेफर्स टू 1s2. दिख रहा है ना? Yes, sir. प्रोटॉन तो 1 है. इस केस में क्या Yes. होगा, अगर इसके बारे में इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो इस केस में क्या होगा, इसका अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, तो पता है ये तो न्यूक्लियस होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियस. Nucleus. ये रहा अपना के सेल, Yes, जहाँ sir. पर 1 प्रोटॉन के साथ साथ 1 न्यूट्रॉन भी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो के सेल में दिखना चाहिए वो दिखेगा. एक चीज और बता देते हैं, जिस दिन यहाँ से एक न्यूट्रॉन को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, जिस दिन यहाँ से 1 न्यूट्रॉन को हम लोग निकाल लेंगे, 1 न्यूट्रॉन को, तो क्या लगता है तुमको कि ये वापस से 1h1 बन जाएगा ना? Yes, sir. सर इसका न्यूट्रॉन में मतलब निगेटिव का साइन क्यों लगा है? न्यूट्रॉन में, सॉरी, ये निगेटिव का साइन नहीं है. इसका मतलब एक चीज तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ड्यूटेरियम से प्रोटियम तक के बीच का जो फासला है, बस सिर्फ और सिर्फ किसका है,
एक, एक न्यूट्रॉन का। हाँ, एक किस पार्टिकल का है बताओ तो? न्यूट्रल पार्टिकल का है। क्या लगता है इसका मतलब 1s3 जिस दिन होगा उसमें कितना न्यूट्रॉन को हम लोग को निकाल देंगे जो कि वापस से प्रोटीन में पहुंच जाएंगे? तो 2 न्यूट्रॉन। हाँ। अब इसके इसमें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर दिखाते हैं। हम एक न्यूट्रॉन निकाले तो क्या पहुंचेंगे, कहाँ पर पहुंचेंगे? 1s2 में। ड्यूट्रियम। वापस से इससे एक न्यूट्रॉन निकालते हैं तो हम लोग इस पर कहाँ पहुंचेंगे? प्रोटियम में प्रोटियम। पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? दिस इज व्हाट हम्म। वी Yes, sir. मीन बाय सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये इतना इतना बिहेवियर ये शो करता है एक अकेला हाइड्रोजन। यू कैन इजिली वॉच आउट ओवर हियर। So these were the cases regarding hydrogen. These are the some of the basic behaviors. अच्छा, हाइड्रोजन को अगर, सर हाँ, इसका क्या नाम बोले, डिकम्पोजिशन ऑफ? सक्सेसिव डिकम्पोजिशन, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, ये हाँ रिएक्शन, हाँ सर। ये दिस रिएक्शन इज नोन एज सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप। Oxidation decomposition. Split of isotopes. सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप, दिख रहा है ना? नेक्स्ट वी विल, नेक्स्ट आई विल शो यू रिगार्डिंग चैप्टर। नाउ प्रोटियम दिख चुका है सबको, Yes, sir. यस ड्यूटेरियम भी दिख चुका है, ट्रिटियम भी दिख चुका है। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं क्या? This is what the structure is all about, that I have justified. So this is the diagrammatic representation of hydrogen atom. Yes, sir. Hydrogen is highly reactive non-metal. In nature, it exists as a gaseous in gaseous state as diatomic molecule. सबको पता है H can be represented as H2, होगा ना? Now, हाँ यस सर। सबसे पहले ऐसा माना जाता था, इतना सारा बिहेवियर को देखते हुए ऐसा माना जाता था कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इन नेचर। बट साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर वर्क करा अराउंड 16th century। हम्म। साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल। ही केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर सर एलिमेंट। या, टेल मी। Sir Henry Cavendish studied the properties of hydrogen in 1776 and called it inflammable gas. हाँ, सर तो फिर इन्फ्लेमेबल, उसको इसमें उससे सारा डाउट पे आएंगे, अभी कुछ नहीं, अभी सुनते जाओ सिर्फ कहानी। ओके। ठीक है, इन 1671 रॉबर्ट बॉयल केम अक्रॉस दिस गैस। ही वाज परफॉर्मिंग अ रिएक्शन विद आयरन, आयरन फिलिंग एंड डाइल्यूट एसिड। ये बताते हैं ये क्या किया था। ये Fe को डाइल्यूट HCl में इंट्रोड्यूस किया। ये DIL refers to dilute HCl. So it led to the formation of FeCl2 plus H2। दिख रहा है ना? यहाँ पर ये गैस का इवोल्यूशन हुआ था, और गैस के इवोल्यूशन को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। ये जो गैस इवॉल्व हुआ था, जब एक बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो इट प्रोड्यूस्ड अ पॉप साउंड। हेनरिक रॉबर्ट बॉयल वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस रिएक्शन। It generated a pop sound in nature. So he was just astounded. In fact, he was very much disappointed with the observation. He called that FeCl2 is a PPT. PPT refers to precipitate. It has got deposited at the bottom of the test tube. But what about this gas, this particular gas, which on burning is giving a pop sound? So he साउंड। named, हाँ, so he thought that this must be a superficial gas in nature. Later on, बात वहां तक रुक गई थी। उस वक्त फिर आता है 17th century, एक मोस्ट पॉइंटिंग साइंटिस्ट सर हेनरी कैवेंडिश। He suggested that this must be an element rather than a gas only. He performed numerous experiments over this, and he did the same experiment. He also, not only in the case of iron, but with the case of zinc also, tin also, he performed numerous experiments, and
realized he let the universe realized that on reaction not only iron but zinc, tin, ये सारा का सारा जितना भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक ही गैस निकलता है, दिख रहा है ना। और वो गैस का नाम था, वो गैस का अभी तक नाम नहीं आया था। ये जो भी गैस निकलता था उसमें एक नेचर तो फिक्स था, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता था। तो दिस रिएक्शन प्रोड्यूस अ गैस व्हिच ही नेम्ड एन इनफ्लेमेबल एयर। अच्छा बताओ, अगर फ्लेमेबल होता तो कंप्लीटली बर्न होता ना। Yes, Yes, sir. sir. बट ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा था। इट वाज इट वाज नॉट फ्लेमेबल, दैट मींस इट वाज इनफ्लेमेबल इन नेचर। गॉट इट। इट ओनली प्रोड्यूस्ड द पॉप साउंड। ऐसा लगता था कि ये जलेगा, बट ये जलने का इसका बिहेवियर नहीं था। इसका मतलब ये क्या था अपना, इनफ्लेमेबल एयर था। इट वाज जस्ट अ एयर बिकॉज सिंपली इट वाज अ गैस। तो ही जस्टिफाइड और in fact told that is the case of inflammable air. लेटर ऑन समय बीतते जाता है, 1783 में सर एंटन वॉन लेवेजियर जो उसी समय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर वर्क कर रहा था। और तुमको एक चीज और जानकर के आश्चर्य होगा कि सर एंटन वॉन लेवेजियर भी अपना किस्मत आजमाया था पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन को करने के लिए। बट एंटन वॉन लेवेजियर was नॉट सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज सर एंटन वॉन लेवेजियर could not become। अरे वाह, निकोला टेस्ला का कौन फोटो लगाया है? आई वाज जस्ट हम सर। it, he is he is Nikola Tesla. He did a remarkable job in magnetism, in the field of Yes, sir. magnetism. ये बुमराह ये कुछ नहीं किया है। ये बस इंडिया को जिताने में लगा रहता है। हाँ। तो सर एंटन वॉन लेवोइजियर भी इसी फील्ड में उस समय वर्क कर रहा था। और he classified the entire elements present in that time into two groups, metals and non-metals. ये साइंटिस्ट सर एंटन वॉन लेवोइजियर, दिख रहा है ना, ये उसमें जितना सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट था सबको दो ही ग्रुप में क्लासिफाई कर पाया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में। और इसको आश्चर्य तब लगा जबकि ये हाइड्रोजन खोजा गया। और इसका ये प्रॉपर्टी बाद में स्टडी करता है, ये सबसे पहले बोलता है हाइड्रोजन एंटन वॉन लेवेजियर को। ये जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया में चल रहा था तो ये गैस उसके हाथ भी आया। किसके हाथ? सर एंटन वॉन लेवेजियर के हाथ में। एंड ही टोल्ड that this must be a superficial gas because it once mixed with oxygen leads to the formation of water। ये क्या करता है? वाटर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। So he suggested that generator of it is just a generator of water, or he told that it is water producer। It is what basically water producer gas। He named it as hydrogen। He named, oh, Sir Anton von Lavoisier. He named it as hydrogen। Hydro refers to water, everybody knows. Yes, Gene sir. means Yes, sir. generator, or it is a sequence of synthesis। He named it water producer। बाद में तुमको आश्चर्य होगा जब इसके ऊपर ये सिर्फ नाम दिया था अभी तक, बाद में जब इसके ऊपर ये एंटन von Lavoisier वर्क करने लगा था, ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, किसके प्रॉपर्टी? तो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी में। तो ये अपना जो खुद का किया हुआ ये कैटेगराइजेशन था, ये मेटल्स और नॉन मेटल का कैटेगरी, वो जितना भी एलिमेंट था सबको दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैटेगरी में। जब ये खुद से स्टडी करने लगा इस हाइड्रोजन के बारे में, ये सजेस्ट नहीं कर पाया कि इसका पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन सही है गलत है। क्योंकि ये हाइड्रोजन जो एलिमेंट था ये ना तो परफेक्टली मेटल की तरह बिहेव कर रहा था और ना ही नॉन मेटल की तरह Mm, बिहेव कर रहा था। तो इसको समझ में आ चुका था कि शायद कोई तीसरा ग्रुप भी आने वाले टाइम में खोजा जाएगा। और हुआ भी वही, आने वाले टाइम में मेटलॉइड्स खोजा गया। और मेटलॉइड्स खोजे जाने के बाद ये सर एंटन वन लेवेजियर का जो थ्योरी था कि ऑल द एलिमेंट्स कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये फेल हो गया। बाद में फिर बाकी सारा साइंटिस्ट आता है, जैसे कौन कौन था, कौन कौन था लास्ट में तो
ये मेंडलीव आया था, न्यूलैंड्स आया था, उसके पहले डॉर्नर आया था, है ना। उस सबसे पहले जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था वो था प्राउस्ट। प्राउस्ट बोला क्या? प्राउस्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था ये, इसके ऊपर वर्क। उसके बाद फिर आया था डॉर्नर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ट्रेड बोलते हैं। फिर आया डिमित्री मेंडलीव। उसके पहले जस्ट आया था, मतलब डॉर्नर और मेंडलीव के बीच में आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद फिर आता है मेंडलीव। मेंडलीव एटॉमिक मास के बेसिस पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। और उसके बाद आता है सर हेनरी मोसले। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर गिविंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सब कुछ आ चुका है, बट हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन अभी तक साइंटिस्ट लोग साइन कर पाने में असमर्थ है। इसलिए हम लोग इसको अलग से स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाइड्रोजन एवरीबॉडी नो इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तुमको एक चीज और पता Yes. है? जो सन पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, वो Yes. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करता है और ये हीलियम फॉर्म करता है। और यही न्यूक्लियर रिएक्शन अपना सन के ऊपर हो रहा है। यही न्यूक्लियर रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करता है और फाइनली 2He4 यानी हीलियम का फॉर्मेशन होता है। 1s2 1s2 2He4। ये न्यूक्लियर रिएक्शन सन के ऊपर हो रहा है। ये दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. तो सोच लो कि एक अकेला हाइड्रोजन कितना सारा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कम्स an extremely small percentage, this much, of hydrogen is found on its free state as a gas in the outermost layer of the Earth's atmosphere. However, due to its high reactivity, hydrogen is mostly found in the combined state with other elements in compounds such as what? Water. ये तो इसका प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है, Yes, और sir. अगर ये नहीं होता तो वाटर भी नहीं होता। हाइड्रोजन का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, सॉरी, वाटर का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन ही है। क्योंकि हाइड्रोजन दो और अकेला ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके it leads to the formation of twice H2O। हाइड्रोजन को कैसे बनाया जा सकता है लैब में, इसके ऊपर देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन्स में पाया जाता है, फैट्स में भी पाया जाता है। विटामिन विटामिन इज बेसिकली व्हाट? वाइटल एमाइंस। नहीं, जिसको पता था वो जान लो। विटामिन इज बेसिकली व्हाट? वाइटल्स एमाइंस। एमाइन का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। वाइटल एमाइंस बहुत सारे हार्मोन्स में भी पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, साथ में हेमियोग्लोबिन में भी पाया जाता है। दिख रहा है ना? Yes, sir. और तुमको एक चीज और पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन नाम का एक कंपाउंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है। और इसी से हम लोग केमिस्ट्री का एक और ब्रांच को स्टडी करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry. ये दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ और सिर्फ किस कारण से? ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन का शेयरिंग के कारण। प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, सीधा देखना, माइंड में रखना। एक रिएक्शन 2H2O, after dissociation it gives out twice H2O, twice H2 प्लस का O2। और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज व्हाट वी कॉल Electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, तुम लोग के घर में इन्वर्टर रखा होगा ना? Yes, sir. Yes. Sir. तो हाँ उसमें सर। क्या है बेसिकली? उसमें H2SO4 सबमर्ज्ड है, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ आयन कैरियर। आयन कैरियर कैसे? ये फर्दर जब इलेक्ट्रिसिटी जब चार्जिंग स्टेट में होता है तो ये H2SO4 कन्वर्ट होता है ट्वाइस H प्लस प्लस का SO4 2 माइनस। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों में कन्वर्ट हुआ ना? Yes, और sir. हाँ। याद रखना,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, कहने का मतलब तुम लोग के घर में जो, या हम लोग के घर में जो बैटरी वगैरह वर्क करता है, उसके केस में इलेक्ट्रॉन्स रन नहीं करता है, बल्कि यही आयंस मोबाइल, ये मोबाइल आयंस, मोबाइल में सेल फोन मत समझ लेना, मोबाइल में होता है मूवेबल, मूवेबल। ये मोबाइल आयंस ही रन करता है। दिख रहा है ना, इसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रन नहीं करता है, बल्कि आयंस रन करता है। किसके केस में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के केस में। और जो H2SO4 है, दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। So electrolyte is what? Basically a compound that conducts electricity due to the presence of, due to presence of हाइड्रोजन। what? Ions. The substance that Iron. produces an electrically conducting solution by dissociating completely or partially into what? Cations and anions. अभी बोले ना, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयंस, दोनों मोबाइल Negative. आयंस। याद रखना, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाता है। Negative ion. ठीक है ना? नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, यानी ये वाला, और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ रन Negative करता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। electrolytic. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो जनरली उतना ज्यादा आयंस का कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दिस आर अकरिंग जनरली इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट और इन मॉल्टन फॉर्म्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। और अच्छा, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड का तो नाम नहीं सुना होगा ना? अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे क्या कि हाइड्रोजन एक नेचर फॉर्म करता है, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ये हम्म आता है क्या? पोलरिटी। ये polarity क्यों हाँ होता है? ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के कारण होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इसके कारण ये कंडक्शन हो पाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं हम लोग जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आयंस अपना रिलीज कर दे। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू HCl, क्या इसमें H प्लस Cl माइनस, एक 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 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो गया ना। हम्म लेकिन अगर हम ले लेते हैं CH3COOH, इसमें पता चला, acetic acid हाँ, CH3 + COOH माइनस, एक प्लस एक माइनस, टोटल कितना हाइड्रोजन था इस केस में बताओ तो? 3 + 1 4 3 था। अरे fourth 3 ये वाला हाइड्रोजन और 1 ये हाँ वाला हाँ ठीक हाइड्रोजन। है बट यहाँ पर डिसोसिएट होकर के कितना पॉजिटिव आयंस फॉर्म किया देखो तो? 3। तो टोटल 3 हुआ है क्या? टोटली तो नहीं डिसॉल्व हुआ है ना, मतलब टोटली ये तो डिसोसिएट नहीं हुआ ना, पार्शियली हम्म डिसोसिएट हुआ। ये अपना हम्म कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये बिहेव करता है। बट ये क्या हो जाएगा अपना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। This one behaves as strong electrolyte. This one behaves as weak electrolyte. Strong electrolytes such as hydrochloric acids, sulfuric acid, nitric acid, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सबको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। दे ऑल आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। दे डिसोसिएट कंप्लीटली। अभी हम बोल रहे थे ना, एक क्या कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है ना? कंप्लीटली यस। डिसोसिएशन होने का मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन जितना था वो सारा का सारा टूट गया। दिख रहा है ना आयंस में? क्या यहाँ पे स्टेबल स्टेट में था HCl, अब ये आयनिक स्टेट में है। यस जितना सर। हाइड्रोजन था सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट गया। तो यस। इसका मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएशन कहलाता है। और एक चीज और याद रखना, जिस केस में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1। और जब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है तो उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा <<1 होता है। याद रखना ये पॉइंट में। जिसका अल्फा <<1 वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका अल्फा =1 वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। strong स्ट्रॉन्ग सर इलेक्ट्रोलाइट। ज्यादा नहीं होता है किसी का हाँ,
नहीं, वन से ज्यादा नहीं हो सकता है, Less. क्योंकि अरे एक हाइड्रोजन रहेगा तो चार हाइड्रोजन यहाँ कहाँ से प्रोड्यूस करके लोगे। Okay, sir. ठीक है। हाँ, it leads to the dissociation completely into ions in their aqueous or molten state. Weak electrolytes such as acetic acid and ammonium hydroxide dissociate, but how? Mm, They dissociate, but Weekly, how? Partially. weekly. हाँ, वीकली मतलब पूरा पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर पाता है, तो इसे इट थोड़ा इज सा पार्शियल डिसोसिएशन। तो दिस द केस कमजोर ऑफ partial dissociation. Hence, strong electrolytes mostly contain iron, while weak electrolytes contains iron as well as molecules. पूरा पूरा तो डिसोसिएट नहीं हो पाता है, और जब पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाया तो इसका मतलब आयंस भी रहा, साथ में जो डिसोसिएट नहीं हो पाया वो तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में ही रह गया। दिख रहा है ना। yes, sir. नेक्स्ट आता है हम्म, इलेक्ट्रोड्स। ये ग्रेफाइट रॉड होता है बेसिकली। तुम लोग को एक चीज और बता देते हैं, कार्बन का कुछ इलेक्ट्रोड्स होता है। कार्बन सोर्स सब इलेक्ट्रोड्स। अब बोलोगे इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। आई कैन Ye- राइट हियर इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन एलिमेंट खुद कुछ कुछ स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज डायमंड। दूसरा होता है ग्रेफाइट। तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरेन। ये मिनिमम C32 या कार्बन मिनिमम C32 से स्टार्टिंग होता है। ग्रेफाइट तो देखा ही होगा सबको। yes, sir. डायमंड भी सबको देखा होगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी इसमें भी एलोट्रोप्स कहने का मतलब ये हुआ, एलोट्रोप्स कहने का मतलब ये हुआ, इस तीनों ही चीज में कार्बन का ही कंटेंट है, बट कार्बन के कंटेंट होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। डायमंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है, ग्रेफाइट भी करता है, बट ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर होता है, डायमंड स्लिपरी नेचर नहीं होता है। ठीक नहीं है, हो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये क्या है, ग्रेफाइट आसानी से टूट जाता है। मेटल बकमिस्टर फुलरन एक फुटबॉल शेप को रिजेंबल करता है, और ये कैसे फॉर्म होने के लिए कम से कम मिनिमम कार्बन का 32 एटम्स कंबाइन होना चाहिए, तभी ये फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं हो तो ये जो दिख रहा है ना, ये सेकेंड वाला एलोट्रोप। इस हाँ ग्रेफाइट से हम लोग पेंसिल के रॉड को, वो देखा वो पेंसिल पेंसिल के नीचे हाँ बीच में जो हाँ रहता है वो ग्रेफाइट हाँ से ही बना होता है। और ना सिर्फ पेंसिल को हम लोग बनाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोड्स में सर जो, बैटरी हाँ, तुम लोग वो देखा होगा बैटरी जो 10 रुपए में आता है, पेंसिल एवरीडे बैटरी। Yes, sir. हाँ हाँ, एवरेडी का बैटरी। उसके बीच में भी जब देखोगे उसको खोल करके, तो यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा, यहाँ पे कैप रहता है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये वाला नेगेटिव Negative. टर्मिनल कहलाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। और याद रखना, ये जो रॉड दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट बेसिकली, Graphite rod. ग्रेफाइट रॉड। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो हम लोग हाँ रॉड्स यूज करते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड्स भी ग्रेफाइट रॉड से ही बना होता है। सर दूसरे मेटल से क्यों नहीं बना रहता है? हाँ, क्योंकि ये तो इजिली अवेलेबल होता है, और कार्बन आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और कार्बन उतना ज्यादा मतलब रिएक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। गुड कंपाउंड दूसरे को लोगे, ये मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम उठा करके रिएक्शन हो लेके आते हैं, तो पता चलता है एल्युमिनियम खुद ही गया उस इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट कर गया। तो बताओ यहाँ खुद ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया कुछ और। तो यू आर इन सर्च ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी,
यस बट सर। पता चला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई कंपाउंड होकर के फॉर्म होकर के बैठा है, और पता चला इलेक्ट्रिसिटी सर मिल ही नहीं रहा। हाँ, सर प्लेटिनम से भी तो हो सकता है। बट प्लेटिनम इज लिटिल बिट कॉस्टलियर एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। सर मेरे बुक में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स दिया है। हाँ, तो वो एक देखा होगा ना, कीमती वाला बैटरी आता है, देखा है? हाँ थोड़ा हाँ सा समझ। ज्यादा होता है, और उसमें प्रेफर किया जाता है। हालांकि अगर प्लेटिनम को जियोलाइट। यूज किया जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल, मतलब ज्यादा अच्छा है, बट इकोनॉमिकली वो फिजिबल नहीं है। सो साइंटिस्ट लोग ग्रेफाइट रॉड को ही प्रेफर करते हैं। तो ये दिख रहा है ना, ये दोनों कंडीशन, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है। जब यहाँ पर रिएक्शन कराया गया था तो पता चला कि हाइड्रोजन गैस वाज hydrogen gas was evolved. So we can say that in this case hydrogen was liberated. So we are हम्म। in need of two types of electrodes, positive and negative. दिख रहा है ना, एनोड एंड कैथोड। कैथोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो एनोड होगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड कैथोड। होगा। ठीक है, वैसे एक याद रखने का तरीका, पॉजिटिव में प्लस साइन होता है ना, हम्म। एनोड में ऐड याद रखना, ऐड। हम्म। ऐड मीन्स प्लस साइन ना, तो प्लस पॉजिटिव। साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो दूसरा जो बचा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। Differences I hope you will do. An anode is connected to the positive terminal of the battery. The cathode is हम्म। connected to the negative terminal of the battery. Current enters the electrolyte through anode. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ही जाता है, और लीव कहाँ से करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, होता है ना। अच्छा, एनायन सच एज क्लोरीन, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड gets attached to and ओके। discharged at the anode. However, cations ये कहाँ पे, कैथोड बोले थे। नेगेटिव वाला आयन कहाँ पे जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये दिख रहा है ना, ये नेगेटिव आयन है, ये कहाँ जा रहा है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव। माइग्रेट टू। और पॉजिटिव आयंस कहाँ जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। ओके। नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर माइनस वाला आयन है तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और प्लस वाला आयन है तो नेगेटिव की Negative. तरफ नेगेटिव। जाएगा। हाँ, नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। मीन्स वैसा वैसा वाटर जिसमें हल्का सा एसिड का कंटेंट हो। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यू बेटर नो, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री मोबाइल आयन। जैसे ही उसमें हल्का सा एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो करने के कारण वो अब वो आयनाइज्ड स्टेट में आ जाता है, और वो इजिली वाटर कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी को। So pure water contains almost negligible amount of iron, and hence it is unable to conduct electricity. However, it can be made into electrolyte. उसको बना सकते हैं by adding a few drops of dilute H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, dilute H2SO4। This type of water is called acidified or acidulated water, क्योंकि एसिड का कंटेंट आ गया ना। अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे, तो ये अभी जस्ट बोले थे ना अभी, हम्म। ये तो रिएक्शन अभी जस्ट मेंशन किए थे। इसको कौन सा डिसोसिएशन बोलते हैं बताओ तो, कौन सर सा डिसोसिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हाँ, तो इस केस में अब क्या होता है, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस व्हिच इज रिलीज्ड एट एनोड, एंड इट वॉल्यूम वाज डिटरमाइंड इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम। इसका मतलब दो वॉल्यूम था किसका, हाइड्रोजन का, ये टू यस वॉल्यूम, सर। और ऑक्सीजन यस। कितना, वन वॉल्यूम। वन। तो हाइड्रोजन का दो वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वन वॉल्यूम। जब दोनों के रेशियो को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या इसका दो वॉल्यूम होने का मतलब ये डायटोमिक के केस में था, मतलब यस ये सर। डायटोमिक नेचर शो कर रहा था, तो H2, और ऑक्सीजन कितना था, वन वॉल्यूम। इसका मतलब इसका प्रेजेंस O1, और वन तो छिपा रहता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं H2O। यहाँ से वाटर का फॉर्मूला भी डेराइव हुआ था। दिख रहा है ना, हम्म। यस यहाँ पर वन वॉल्यूम है। ये देखना, ये लिक्विड को मत देख लेना, ये नहीं है। यहाँ पर गैस इवॉल्व होके जमा हो रहा है।
देखो तो अगर ये x वॉल्यूम है तो ये 2x वॉल्यूम होगा। यस सर। होगा ना, ये x वॉल्यूम अगर है तो 2x वॉल्यूम है। तो हाइड्रोजन हाँ। का 2x वॉल्यूम और इसका x वॉल्यूम रेशियो देखो तो कितना आ रहा है, 2x/x। टू रेशियो का एक्स होता है वन 2:1। यही रेशियो यहाँ पर मेंशन किया गया है, 2:1। नाउ कम्स लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लैब में कैसे कर सकते हैं प्रिपेयर। जितना सारा डाइल्यूट एसिड था जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट फॉर्म करता है एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन। इसका है। ये रिएक्शन करके हम दिखाए थे ना अभी थोड़ा देर पहले। हाँ। सपोज दैट Fe प्लस ट्वाइस HCl। HCl क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में, कहने का मतलब ये डाइल्यूट एसिड है। और ये आयरन हम्म। सबको पता होगा क्या है, मेटल। मेटल है। हाँ, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ FeCl2 प्लस H2। ये जो गैस निकला था, इसी पर ना साइंटिस्ट लोग चौंक गया था। हम्म। हाँ, ये तो पीपीटी था, प्रेसिपिटेट। ये तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के कारण टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऑब्टेन कर जाएंगे। सकते हैं। यहाँ पे FeCl2 दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉप साउंड क्रिएट करने वाला ये जो गैस रिलीज हुआ था, जिसके ऊपर बर्निंग मैच स्टिक को लाए जाने के बाद कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, पॉप। पॉप साउंड। इसी के ऊपर साइंटिस्ट लोग हैरान था कि ये कौन सा गैस निकल रहा है नया। हर बार जादू। देखा गया एंटन वॉन लेवोइजियर इसी पर वर्क करा, बोला कि ना कि सिर्फ और सिर्फ आयरन बल्कि जिंक, एल्युमिनियम, ये सारा का सारा जब रिएक्ट कराया था, ये बताए थे ना, आयरन के साथ साथ जिंक, टेन, जिंक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। सारे को जब रिएक्ट कराया गया डाइल्यूट HCl के साथ, तो पता चला एक ही चीज निकल रहा है। क्या चीज था वो था? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। ये दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। जहाँ देख लो सब जगह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही हाँ, हाइड्रोजन। सोडियम के साथ भी हाइड्रोजन, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन। भी हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन। भी मेटल के साथ रिएक्ट कराया गया तो इसको बोलते हैं मेटालिक सॉल्ट। और रिस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट सोडा। करने का मतलब, अगर जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, मतलब जिंक का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। दिख रहा है ना, हम्म। जिंक वापस यस से सर। रिएक्ट कर रहा है तो जिंक का ही सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। इसलिए बोले कि रिस्पेक्टिव मेटालिक सॉल्ट। यहाँ देखो तो एल्युमिनियम रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम का सॉल्ट फॉर्म हुआ, एल्युमिनियम यस सल्फेट। सर। सोडियम रिएक्ट एल्युमिनियम। किया तो सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हुआ, सोडियम सल्फेट। हम्म। सारा जिस जिस मेटल को लिया गया वो एलिमेंट से रिएक्ट होने के बाद उसका अपना सॉल्ट तो फॉर्म हो गया, लेकिन सब में एक बात कॉमन था। वो क्या था, क्या? कौन सा गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस। दिख रहा है ना, बाकी ये वही चीज लिखा हुआ जिंक ग्रेन्यूल को कैसे हम लोग ऐड करते हैं देख लेना। या जिंक को ऐड करिए, जैसे ये HCl में, सपोज दैट दिस इज HCl, और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स हम लोग डाल देते हैं, मतलब जिंक का टुकड़ा। तो Zn प्लस HCl सबको पता है क्या होगा, बैलेंस जेड एन करेंगे सी Zn Cl2 प्लस का H2। ये लिबरेट हुआ था जिंक क्लोराइड, जो मेटालिक सॉल्ट था ये तो बैठ गया और हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। इस तरह से लैब में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, सबको एक एक चीज पता होगा ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज। यस हम्म। सर। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। रिप्लेस ये करेगा। डिपेंड करता है रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसा है, बॉन्ड लेंथ हाँ। कैसा फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड एंगल कैसा फॉर्म कर रहा है ना। उसका रिस्पेक्टिव प्लेस इन द पीरियोडिक पोटेशियम टेबल सोडियम। कहाँ पर है ना, और वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है और किस ग्रुप से। एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, या फिर एफ ब्लॉक का है। जैसे एब्ला। ब्लॉक का एलिमेंट होगा वो वैसा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोगों ने उसको अरेंज करा, जो कॉमनली यूज, जो ज्यादा रिएक्टिव, एलिमेंट। मतलब जो कॉमनली यूज बोल सकते हैं, जो मेटल्स है उसको यूज करा। फाइनली इट वाज डिटेक्टेड। हाँ, many metals are placed above hydrogen as they can displace it from acid, होगा ना। So zinc यस is preferred to all other metals in laboratory preparation of hydrogen। हाँ, ये कंफर्म रहना। तो टेस्ट ट्यूब में जो लैब में अगर मान लो करके देखना हो ना, हम लोग प्रेफर करते हैं जिंक को ही, क्योंकि Zn प्लस HCl आसानी से हो जाता है, Zn Cl2 प्लस का
H2। ये आसानी से डिस्प्लेस कर देता है इसको, और हाइड्रोजन यहाँ आसानी से यहाँ पे लिबरेट करता हुआ दिखाई देता है इन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट तो ट्यूब। पॉप जिंक साउंड। इज मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल्स सच एज आयरन, टिन, लीड। और ये आसानी से इसको डिस्प्लेस भी करता है और रैपिडली डिस्प्लेस करता है, कहने का मतलब ये काफी स्पीडली होता है। जल्दी। हाँ जल्दी होता है ये, इसलिए लैब में हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। द रिएक्शन ऑफ सर्टेन मेटल सच एज सोडियम, पोटासियम, ये अनकंट्रोलेबल है, याद रखना। सोडियम जैसे रिएक्ट करेगा ना तो आग फैल जाता है। यहाँ तक कि सोडियम सोडियम। के, हाँ सोडियम के पिल्स को अगर ले जा करके हम लोग नदी में फेंकेंगे ना तो विस्फोट हो हम्म। जाता है, एकदम पूरा एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। इसलिए उसको लैब में नहीं हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। पता चला जो बच्चा लैब में वो कर रहा है सोडियम से, पता चला उसका एक हाथ गायब हो गया। गया था हाइड्रोजन को निकालने, अपना हाथ लैब में छोड़ के आ निकल गया, गया। क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है। इट बिहेव्स जस्ट एज एन एक्सप्लोसिव, समझा। लैब में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लैब में कल को आग पकड़ गया तो पता चला कि और सब रिएक्शन भी हो रहा है, आदमी सफोकेशन से वहीं मर गया। जिंक लेस एक्सपेंसिव है बाकी सारे मेटल से, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम से। जिंक को आसानी से हम लोग नेचर में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरह से इफ आई टॉक अबाउट एल्युमिनियम, इट इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव चॉइस बिकॉज इट स्टॉप रिएक्टिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। हाँ। क्योंकि हाँ ये चीज एक क्लास 10th में जानोगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म है विच विल स्टडी इन पीरियोडिक टेबल इन क्लास 10। ठीक है ना। ए लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड अराउंड इट, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्लॉक्स द मेटल अंडरनीथ, मतलब समझा। एल्युमिनियम का अगर ये मेटल हो हाँ। तो इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आसानी से फॉर्म हो जाता है। और फर्दर ये इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब इतना ज्यादा ये इसके हाँ। अंदर, इतना ज्यादा इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना ज्यादा होता है, बी हाँ। डी ई, याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि ये अंदर में एल्युमिनियम सेफ रह जाता है, बाकी रिएक्शन कुछ भी हो जाए बाहर में, एल्युमिनियम इस ऑक्साइड के लेयर में सेफ हो जाता है। बाकी बाहर में कोई भी रिएक्शन होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी Al2O3 इज हाईली स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर के होने के कारण एल्युमिनियम सेफ हो जाता है, यानी फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। द रिएक्शन विथ आयरन रिक्वायर्स हीटिंग एंड इट इज रिवर्सिबल, आसानी से रिवर्स हो जाए, मतलब रिवर्सिबल का सिंबल ऐसा याद आया कुछ, यस सर। रिवर्सिबल रिएक्शन का। यस सर। The reaction of lead and dilute HCl and sulfuric acid produces chloride and sulfate salt. So these are insoluble and stop reaction further, वापस से नहीं होता है। इसलिए हम लोग मेजर काउज क्या है जिंक का लैब में यूज करने का, ये सारा काउज आई हैव जस्टिफाइड, दिख रहा है ना। हाँ। इसके बाद आता है बॉस्क प्रोसेस, इसको कोई बॉस मत पढ़ लेना। कहने का मतलब बॉस। इंडस्ट्रियली हम लोग हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कल करें क्या, ओके। यस सर। हाँ सर। ज्यादा हो जाएगा ना एक ही दिन में। यस सर। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके आई विल डू इट आई थिंक नेक्स्ट डे। सर कल टेस्ट है ना? हाँ कल तो टेस्ट है, बिल्कुल कंफर्म रहना। टुमारो इज द टेस्ट एंड प्रिपेयर वेल फॉर व्हाट, एग्जाम। फैक्टराइजेशन चैप्टर। ओके सर। ये पीडीएफ भेज देते हैं हम सारा, जितना ये किए ठीक है सर। सारा। कोई कंसेप्शन में तो कमी नहीं रहा आई थिंक, नहीं सर। समझ में आ गया ना सारा। हाँ सर। हम्म। जिसका छूटा वो गया।